हेलो दोस्तों, मैं स्नेहा हूँ और आज आपके लिए एक कहानी लाई हूँ। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरा नाम स्नेहा, स्त्री 36 है और मैं अपने पति अक्षय, पुरुष 40 से उसी गांव में मिली जहां हम दोनों पल्ले बड़े थे। हम एक दूसरे को तब से जानते हैं जब हम बच्चे थे और फिर मैंने कुछ 25 साल की उम्र में उसे डेट करना शुरू कर दिया था। वो कभी भी आकर्षक नहीं था। वो काफ़ी कठोर था और वीकेंड पे टेलीविज़न देखते समय बियर पीना पसंद करता था। हालांकि जब मैं जवान थी तो मेरे पास चुनने के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, इसलिए हमने शादी कर ली और हमारे 2 बच्चे हुए, ईशान पुरुष 10 और टीना स्त्री 9। लेकिन अक्षय को पापा का रोले निभाना कभी नहीं आया और कुछ समय बाद घर में कमाने वाली मैं अकेली रह गई। मैं शहर के एक डेंटल क्लिनिक में काम करती थी। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा मेडिकल स्कूल का खर्च नहीं उठा सकते थे। हाई स्कूल के बाद मेरी मम्मी बीमार पड़ गईं, इसलिए मैंने कुछ क्लासेस लीं और क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी पर लग गई। इसकी वजह से मेरे और मेरे बच्चों के लिए काफ़ी पैसा इकट्ठा हो पाया और कभी कभी अक्षय भी मदद करता था। वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था और कभी कभी काम के सिलसिले में हफ्तों के लिए बाहर रहता था। लगभग 6 महीने पहले हमें पता चला कि अक्षय को कैंसर है। बच्चे समझने के लिए बहुत छोटे थे और उनका अक्षय के साथ वैसे भी कोई खास रिश्ता नहीं था। हालांकि अक्षय ने इसको गलत तरीके से लेना शुरू कर दिया। वो इस बात से नाराज था कि उसके बच्चों को इसकी परवाह नहीं थी कि वो मर रहा है और लगातार उन पर चिल्लाता रहता था। जब मुझे काम पर जाना होता था, खासकर उनकी छुट्टी के दिनों में, तो मैं बच्चों को उनके पापा के पास छोड़ने से डरती थी। मैंने अपने पापा से बच्चों की देखभाल करने के लिए कहना शुरू कर दिया। हाल के महीनों में वो उनको मारने के लिए भी दौड़ जाता है। हालांकि जब मैं मौजूद होती हूँ तो मैं उनको बचा कर रख सकती हूँ, लेकिन जब मैं किसी और चीज़ में बिजी होती हूँ तो मैं वाकई में बहुत डर जाती हूँ। बच्चों ने ये भी पहचान लिया है कि उनके लिए पार्क में रहना ज़्यादा सेफ है। अक्षय ने इसे नोटिस कर लिया और मुझ पर चिल्लाया और मुझ पर आरोप लगाया कि उसके बच्चे उससे नफरत करते हैं। उसने मुझसे कहा कि मैंने ज़रूर उनके कान झूठ से भर दिए होंगे ताकि वे उससे नफरत करें। पिछले कुछ महीनों में उसके साथ रहना और भी मुश्किल हो गया था। हालांकि उसने ज्यादा काम करना शुरू कर दिया और उसी वजह से वो घर से बाहर देर तक रहता था। शुरुआत में बच्चे और मैं इस बात से बहुत खुश थे। हालांकि मुझे जल्द ही शक होने लगा। वो बीमार था और मैं नहीं चाहती थी कि वो इतना काम करे। जब मैंने सुझाव दिया कि उसे आराम करना चाहिए तो उसने मुझ पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं घर में उसको ठीक करने के लिए पैसे नहीं लाने देना चाहती, इसलिए मैंने उसके बिजनेस में ज्यादा ताक झांक नहीं की। लेकिन 1 हफ्ते पहले किराने की दुकान पर मेरी मुलाकात अक्षय के बॉस से हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं अक्षय के कैंसर को कैसे हैंडल कर रही हूँ। मैंने उनसे कहा कि मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। फिर उसने अक्षय के बारे में पूछताछ की, जिससे मुझे शक हुआ, क्योंकि उसका बॉस होने के नाते उन्हें एक दूसरे से मिलने के काफी मौके होने चाहिए थे। उसके बॉस कंफ्यूज दिखे और उन्होंने मुझे बताया कि अक्षय कई महीनों से छुट्टी पर हैं। इससे मैं चौंक गई, इसलिए आगे कोई परेशानी पैदा करने से बचने के लिए मैं तुरंत वहां से चली गई। जब मैं घर आई तो मैं अक्षय से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि वो कैसे रिप्लाई करेगा। मैंने सोचा कि वो मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगा सकता है, इसलिए मैंने उस शक को अपने पास ही रखा। हालांकि अगले दिन बातचीत मेरे दिमाग में गूंजती रही। मैं इसे दूर नहीं कर सकी। मुझे लग रहा थी कि कुछ गड़बड़ है। मैंने अगले दिन काम करने के बजाय अक्षय को फॉलो करने का प्लान बनाया। मैं काम पर जाने का बहाना करके बाहर इंतजार करने लगी, ये देखने के लिए कि वो क्या करेगा। जब अक्षय ने गाड़ी चलाना शुरू किया तो उसे ये भी ध्यान नहीं आया कि मेरी कार उसके पीछे आ रही है। गांव में जाने के बजाय वो शहर की ओर चला गया। पहले तो मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, ये सोचकर कि उसे शहर में कुछ काम होगा। लेकिन फिर वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रुक गया। मैंने अपनी कार अक्षय से दूर पार्क की। मैं जल्दी से उसके पीछे चली गई और जब मुझे पता चला कि लिफ्ट खराब है तो मुझे थोड़ी राहत मिली। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था और उसको देखकर आराम से कहा जा सकता था कि वो बीमार था। जब वो रुका तो मैंने खुद को छुपा लिया। उसने अपनी सांसें थमने तक कुछ मिनटों तक इंतजार किया और जब उसने गहरी और हाँफती हुई सांसें लीं तो मैंने चुप्पी में अपनी सांसें रोक लीं। फिर मैंने उसे किसी घर की डोरबेल बजाते हुआ देखा।
इस बात से मेरे मन को यकीन हो गया कि वो यहाँ किसी दूसरी औरत से मिलने आया है। मुझे पता था कि अक्षय मुझसे प्यार नहीं करता था। जब वो उस घर में घुसा तो मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। मैं 5 मिनट तक वेट करती रही। जब मैंने घंटी बजाई तो वे बाहर नहीं आए। दरवाजे की ओर आने वाले कदमों की आहट सुनने के लिए मुझे लगातार घंटी बजानी पड़ी। जब आखिरकार दरवाजा खुला तो अक्षय और मुझसे छोटी उम्र की एक खूबसूरत औरत निकली। उसने अपने शरीर पर केवल एक टॉवल लपेट रखा था। उसने मुंह पर नाराजगी भरी नजर डाली। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन मुझे जवाब देने के लिए शब्द नहीं मिले। फिर अक्षय ने उसे हनी कहा और पूछा कि वो दरवाजे पर क्यों रुकी हुई थी। उस औरत ने अक्षय की ओर कंधे उचकाए और उससे बातचीत करने लगी, लेकिन मैं लड़खड़ाकर पीछे की ओर चली गई। अक्षय ने मुझे बुलाया, लेकिन मैं भाग नहीं रही थी। मुझे बस कुछ मिनटों के लिए उन दोनों की नज़रों से दूर रहना था। मैं जल्दी से नीचे गई और उसकी खड़ी कार के पास खड़ी हो गई। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे पीछे पीछे आएगा, और जब उसने मुझे आवाज़ दी तो मुझे थोड़ी चैन की सांस आई। मैंने उससे पूछा कि मैंने उसके लिए जो कुछ भी किया है, उसके बाद वो ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने उसे याद दिलाया कि मैं ही बच्चों की देखभाल कर रही थी, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी और यहाँ तक कि फाइनेंशियली भी मदद कर रही थी। जैसे जैसे उसकी सांसें धीरे होती गईं, वो और परेशान दिखने लगा। उसने मुझ पर अपने बच्चों को उसके खिलाफ करने का आरोप लगाया। मैंने ये कहते हुए उसकी बात काटने की कोशिश की कि मैं उसे पहले ही कई बार इसके बारे में समझा रखा है, लेकिन उसने मुझे बोलने नहीं दिया। उसने आगे कहा कि मेरा वजन हाल ही में काफ़ी बेअराज गया है और मैंने उसको वापस पाने के लिए कुछ भी नहीं किया, और क्योंकि हर आदमी का दिमाग टिका नहीं रह सकता तो उसका भी टिका नहीं रहा। मुझे उसकी बातों से इतना बुरा लगा कि मैं लगभग रो पड़ी, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे ऐसे इंसान पे आंसू बहाना नहीं चाहिए। वो मेरे आंसुओं के लायक नहीं था। मैंने उसे याद दिलाया कि उसने अपने परिवार के लिए कभी अच्छा नहीं किया है, फिर भी मैंने उसे धोखा नहीं दिया है। उसने शांति से जवाब दिया, मानो किसी बच्चे से बात कर रहा हो। वो चिल्लाया कि ये मेरी गलती थी, सब कुछ मेरी गलती थी। ईशा पिछले कुछ महीनों में उसकी देखभाल करने वाली अकेली इंसान रह गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने उसे धक्का दिया। ये जोरदार था और मुझे इसका एहसास तब हुआ जब वो जमीन पर गिरा। जब वो फर्श पर कराह रहा था तो गुस्से में मैंने उसके पेट पर जोरदार लात मारी। उसके उठने का इंतजार किए बिना मैं अपनी कार की तरफ चली गई। मैं घर में थी, अक्षय का सामान पैक करने और उसे बाहर निकालने की तैयारी कर रही थी जब मुझे हॉस्पिटल से फोन आया। पता चला कि जब से मैंने अक्षय को धक्का दिया था तब से उसे होश नहीं आया था और वो अब हॉस्पिटल में था। मैं अपने पापा को बच्चों की देखभाल के लिए छोड़कर उसके पास गया। जाहिरा तौर पर दौड़ने और सीढ़ियां चढ़ने से पहले से ही उसके शरीर पर असर पड़ा और अब वो आईसीयू में है। मुझ में उसकी बेवफाई के बारे में किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अभी उसके कमरे के बाहर बैठी हूँ। जब मैं उसके कमरे में जाती हूँ तब हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। मैं जानती हूँ कि मुझे उसकी हालत के लिए खुद को भी गलत समझना चाहिए, पर मैं वैसा कुछ महसूस नहीं करती। सच तो ये है कि मुझे कुछ भी ज्यादा महसूस नहीं होता। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले मेरे पास उसे घर से निकालने का समय नहीं था। कुछ समय बाद मेरे पति अक्षय को हॉस्पिटल में भर्ती हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। खैर, खबर यह है कि अक्षय मर चुका है। आज सुबह ही उसकी डेथ हुई है। मैंने अपने पापा को भी अक्षय की बेवफाई के बारे में बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कुछ समय के लिए उनके साथ आऊं और रहूं, लेकिन मैं अक्षय को नाराज करके उसे छोड़ नहीं सकती थी। जब मुझे बुरा महसूस हुआ तो मैं उसके कमरे में गई और पहली बार उसके बगल में बैठी। उसने मुझे गुस्से की नज़र से देखा, जिससे मैं चौंक गई और कुछ नहीं बोला। उसने मुझ पर आरोप लगाया। उसके हॉस्पिटल में रहने की वजह मैं ही हूं। मैंने समझाने की कोशिश की कि मैंने डॉक्टरों से पूछा था और उन्होंने मुझे बताया कि उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उसने मुझ पर हंसना शुरू कर दिया। हताशा में मैंने बताया कि अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए नहीं गया होता तो वो इस हालत में नहीं होता। फिर मैंने उससे पूछा कि वो औरत है कहाँ। मैं हर दिन यहाँ आती हूँ, फिर भी मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो उस पर चुप हो गया। जैसे जैसे शांति बढ़ती गई मैंने उसे बोला कि उसे खुश होना चाहिए कि इतना कुछ होने के बाद भी मैं उसके साथ थी। उसने मुझ पर तीखी नज़र डाली। मैं उस पल जानती थी कि अगर उसमें ताकत होती तो शायद वो मुझे पीटने को आता। मैं ये भी जानती थी
कि अगर वो इतना कमज़ोर नहीं होता तो मैंने उसे उल्टा पीटना शुरू कर दिया होता। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे जाने से नहीं रोक रहा है और ये भी कहने लगा कि अच्छा ही होगा अगर उसे ठीक होते हुए मेरी शक्ल ना देखनी पड़े। मैं तुरंत खड़ी हुई और उससे पूछा कि क्या मैं उसकी गर्लफ्रेंड को बुला लाऊं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी जब मैं बाहर गई तो मेरा उसके घर जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं चाहती थी कि वो उतना ही छोटा महसूस करे जितना उसने अपने शब्दों से मुझे महसूस कराया था। फिर भी मुझे यकीन था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे देखने के लिए कभी नहीं आई होगी। फिर आज मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया और उन्होंने मुझे उसके डेथ के बारे में बताया। और मैं अब भी उस आदमी के लिए नहीं रोई जिसने मेरा दिल और हौसला दोनों तोड़ा था। उसके थोड़े समय बाद आज अक्षय का अंतिम संस्कार था और सब कुछ बकवास चल रहा था। जब तक अक्षय की गर्लफ्रेंड ईशा अपने नकली आंसुओं के साथ सामने नहीं आई तब तक सब कुछ ठीक था। मैंने सारी तैयारी कर ली थी। मैंने अक्षय के परिवार और उसके कुछ दोस्तों को बुलाया था। वे अक्षय के लिए फूल लाए। जब उसके बॉस ने उसके डेथ के बारे में सुना तो उन्होंने मेरी मदद की। मुझे नहीं पता था कि अक्षय की मौत को कैसे समझूं। एक ओर मैं बहुत गुस्से में थी और खुश थी कि वो मर गया था, लेकिन दूसरी ओर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे। मेरे पापा ने पूरे समय उन्हें अपने पास रखा था। जब सब कुछ खत्म ही होने वाला था तब मैंने उसे देखा। ईशा पीछे बैठी थी। उसने सुंदर कपड़े पहने हुए थे। इससे मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन मैंने सबके सामने खुद को शांत रखा। जब उसको जलाया जा रहा था तब केवल उसके मम्मी पापा, हमारे बच्चे और मेरे पापा ही वहाँ थे, और ईशा भी। वो मेरे पास आई और पूछा कि उसकी वसीयत कब पढ़ी जाएगी। उसने जोर से बोला ताकि अक्षय के मम्मी पापा भी उसकी बात सुन सकें। मैं उसकी ओर घूमी और पूछा कि वो किस बारे में बात कर रही है। उसने कंधे उचकाए और पूछा कि उसके लाखों रुपये कैसे बंटेंगे। इससे पहले कि मैं उसके चेहरे पर कुछ बोल पाती, उसने कहना जारी रखा कि वो उन पैसों की हकदार है क्योंकि उसने और अक्षय ने एक सौदा किया था। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो उसके साथ कैसे सोया था। उसने अपने लाखों रुपयों के बारे में झूठ बोला था। मैं उसके चेहरे पर जोर से हंसी, जिससे वो और वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। जब मैं काबू में आई तो मैंने उससे कहा कि कोई वसीयत नहीं है, कोई पैसा नहीं है। उसने उससे झूठ बोला था, पर वो मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। अक्षय ने मरने से पहले उससे कहा था कि वो उसे उसके हिस्से का पैसा देगा। अक्षय की मां ने ईशा के बारे में पूछा और मैंने उनको उनके बेटे की बेवफाई के बारे में बताया। इससे ईशा परेशान हो गई और मुझ पर झपट पड़ी। हम दोनों जमीन पर गिर पड़े और मेरा सिर जोर की आवाज के साथ जमीन से टकराया। इससे पहले कि वो मेरे चेहरे को अपने नाखूनों से खरोंचती, मैंने उसे एक तरफ धकेल दिया और उसके ऊपर चढ़ गई। मेरे पीछे परिवार में हंगामा मच गया, लेकिन अब हद पार हो गई थी। मैंने उसके चेहरे पर एक मुक्का मारा, जिससे उसको होंठ से खून निकलने लगा। इससे पहले कि मैं और कोई नुकसान कर पाती, मेरे पापा ने मुझे पकड़कर मुझे दूर खींच लिया। मैं उस पर चिल्लाई। मैंने ये साफ कर दिया कि भले ही अक्षय के पास वाकई में लाखों हों, मैं उसे एक अभी पैसा नहीं दूंगी। अक्षय के मम्मी पापा ने बाकी लोगों के साथ रोते हुए ईशा को अंतिम संस्कार से बाहर निकाल दिया। थोड़े समय बाद कुछ बहुत बड़ा हुआ। अक्षय के अंतिम संस्कार के केवल 6 दिन ही हुए थे कि मेरा नया पड़ोसी संभव पुरुष 38 कुछ परेशान करने वाली खबर लेकर मेरे घर आया। मैं संभव को तब से जानती हूँ जब हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हम दोस्त नहीं थे, हम बस एक दूसरे को जानते थे। वो कुछ हफ्ते पहले ही आया था और सब कुछ होने की वजह से मुझे उसे वेलकम करने का मौका नहीं मिला। मैंने उसे अंदर बुलाया। उसने मुझे बताया कि मेरे घर के बाहर काले शीशे वाली एक कार खड़ी थी। वो लिविंग रूम की ओर चला गया। उसने मुझे छिपे रहने और छिपकर इसे देखने का इशारा किया। दरअसल सड़क के दूसरी ओर एक कार थी जिस पर मेरा ध्यान नहीं गया था। उसने बोला कि वो वहां कई दिनों से थी और जब मैं काम पर जाती तो वो मेरा पीछा करती। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने ये नोटिस नहीं किया था। मैं सोचने लगी कि आगे क्या करना है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये कौन हो सकता है। यदि उनका इरादा मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाना हो तो क्या होगा। संभव ने मुझे बोला कि वो इसका ध्यान रखेगा। हमने पीछे से ड्राइवर के पास जाने का फैसला किया। हम पिछले दरवाजे से बाहर निकले और चुपचाप कार की ओर बढ़े।
एक बार जब हम कार तक पहुंचे तो मैंने खुद को कार के सामने खड़ा कर दिया ताकि ड्राइवर आसानी से गाड़ी न चला सके, जबकि संभव ने उसे आवाज दी। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और संभव की पुकार को अनसुना करते हुए मेरी ओर हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो हॉर्न बजाती रही, संभव उस पर चिल्लाता गया। उसने धमकी दी कि अगर ड्राइवर ने अपनी पहचान नहीं बताई तो वो पुलिस को बुला लेगा, और तभी उसकी खिड़की खोली गई। मैंने राहत की सांस ली और कार के किनारे पर झुक गई। मैंने उससे पूछा कि वो मेरे बच्चों और मेरा पीछा क्यों कर रही थी। उसने जवाब दिया कि वो बस इतना देखना चाहती थी कि उसे बाद में कितना पैसा मिलेगा। मैंने अपने पीछे के घर की ओर इशारा किया और पूछा कि क्या उसका मतलब यही दौलत थी। फिर मैंने उसे बताया कि ये घर मेरा है। अक्षय के पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी आखिरी बचत हॉस्पिटल में रहने के दौरान खर्च कर दी और हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं सीरियस हो गई और उसे बोला कि अगर उसने अपनी हरकत बंद नहीं की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। उसने कहा कि कोई भी चीज उसे उससे दूर नहीं रख सकती जो उसका है। मैंने संभव को इशारा करते हुए कहा कि हमें उसे जाने के लिए कुछ जगह देनी चाहिए। मैंने संभव को सब कुछ बता दिया ताकि उसे पता रहे कि मेरा पीछा कौन और क्यों कर रहा था। हम जल्द ही अलग हो गए और मैंने उसकी मदद के लिए उसे थैंक यू बोला। अगर वो मेरे साथ नहीं होता तो मैं अकेले ही वैसा नहीं कर पाती। मैं ये भी जानती हूं कि ईशा वापस आएगी और मुझे इसकी वजह से अपने बच्चों के लिए डर भी लगता है। मुझे हर दिन काम करना पड़ता है और बच्चे स्कूल के बाद वापस आते हैं। शायद मैं पापा से उनकी देखभाल करने के लिए कह सकती हूँ, लेकिन उन्हें कभी कभी काम होता है और वे बच्चों को घर पर अकेला छोड़ देते हैं। शायद मैं संभव से उन पर नजर रखने के लिए कह सकती हूँ, क्योंकि वो केवल रात में ड्यूटी करता है। कुछ ही समय बाद ईशा की ओर से लगभग 1 महीने तक चुप्पी रही और मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई। आज मेरे पापा बच्चों की देखभाल नहीं कर सके, इसलिए मैंने संभव को घर पर नजर रखने के लिए बुलाया। संभव और मेरे बीच हाल ही में दोस्ती बढ़ रही थी। जब मैं काम पर जाती और वो घर आता तो हम एक दूसरे से मिलते थे। हमने कई बार टेक्स्ट भी किया है और वो एक अच्छा लड़का लगता है। इसलिए मुझे वापस लौटने से पहले कुछ घंटों के लिए बच्चों को उनकी देखरेख में छोड़ने में कोई डर नहीं था। लेकिन बच्चों के लौटने को अभी कुछ ही घंटे हुए होंगे जब संभव ने मुझे फोन किया। उसकी सांसें फूलने लगीं और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इससे पहले कि वो मुझे कुछ बोल पाता, मैं खड़ी हो गई और अपनी कार की ओर भागी। उसने ईशा की कार मेरे घर के सामने खड़ी देखी, पर वो खाली थी। इसलिए वो डर गया और उसने मेरे सामने वाले दरवाजे पर आवाज दी। अंदर से आवाजें आ रही थीं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही उसने मुझे बुलाया, वो पीछे के दरवाजे की ओर भाग रहा था। उसने किचन की खिड़की से जो देखा वो बताया। गुस्से में छोटी डाइनिंग टेबल तोड़ दी गई थी, लेकिन उसकी नजर ईशा या बच्चों पर नहीं थी। मैंने तेज गाड़ी चलाई। उसने ईशा को बुलाने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि वो उससे कुछ समझदारी भरी बातें करेगा। थोड़ी देर बाद ही ईशा मेरे बेडरूम की खिड़की से बाहर आई और उससे कहा कि वो अपने काम से काम रखे। उसने मुझे बताया कि वो बच्चों के रोने की आवाज सुन सकता है, जिससे हम दोनों डर गए। उसने कहा कि वो पुलिस को बुला रहा है और फोन रख दिया। जब मैं घर पहुंची तो मैं कांप रही थी और संभव अभी भी दरवाजा खटखटा रहा था। मेरे पास चाबी थी और मैं दरवाजा खोलने के लिए उसके पास से दौड़ी। मैं लगभग अंदर जाने ही वाली थी कि संभव ने मुझे रोक दिया, क्योंकि पुलिस आ गई थी। हमने उन्हें बताया कि ईशा ने मेरे बच्चों को पकड़ रखा है और वो मेरे घर में जबरदस्ती घुस गई है। वे अंदर गए और मेरे बच्चों को पकड़ लिया जो बाथरूम में बंद थे। वो रो रहे थे। मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने ईशा को सामने के दरवाजे से धकेला तो मैंने उन्हें संभव की तरफ बच्चों को भेजा और उस पर झपट पड़ी। वहां एक पुलिस वाला था जिसे मुझे रोकना पड़ा, क्योंकि मैं उसे रोकने के लिए चिल्ला रही थी। उसने मेरे बच्चों को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। बाद में पुलिस ने मुझे बताया कि बच्चों को बाथरूम में धकेलने के बाद वो मेरे लैपटॉप की जासूसी कर रही थी और मेरे घर में वसीयत की तलाश कर रही थी। बच्चे ठीक हैं। ईशान को कुछ चोटें आई हैं और टीना के माथे पर थोड़ी चोट है, लेकिन पुलिस ने सलाह दी कि हम ईशा के खिलाफ रेस्ट्रेनिंग आर्डर की मांग करें और पुलिस में मामला दर्ज करें। मैं कल मामला दायर करूंगी। कुछ समय तक सब कुछ शांत रहा और फिर अचानक उसने बिना किसी की परवाह किए मेरे बच्चों को पकड़ लिया। मुझे लगता है कि बच्चे सदमे में हैं और मेरे पापा हम सभी को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले आए हैं। एक आखिरी बार 6 महीने हो गए हैं जब ईशा ने वो हरकत की थी और तब से कुछ चीजें हुई है।
ईशा को 1 सप्ताह पहले दोषी ठहराया गया था और वो 2 साल से जेल में है। जब वो बाहर होगी तो हमें उसके खिलाफ रेस्ट्राइनिंग आर्डर मिलेगा। अदालती कार्यवाही के दौरान वो एकदम बदतमीज थी, लेकिन हमारे पास सबूत थे। संभव ने उसके खिलाफ अदालत में बोला और मेरे पापा और अक्षय के मम्मी पापा ने भी ऐसा ही किया। जब उसकी सजा की घोषणा की गई तो वो गुस्से में थी और मुझ पर चिल्ला रही थी। उसने जो किया उसे गलती के रूप में नहीं देखा। मैंने सोचा कि उसे ऐसे देखकर मुझे खुशी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केस खत्म होने तक मैं थक चुकी थी और बस अपने जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। जब हम केस जीत गए तो मेरे पापा ने हमें एक पार्टी करूं। मैंने वादा किया कि मैं ऐसा करूंगी। जब सभी लोग जा चुके थे और बच्चे सो रहे थे तो संभव ने सफाई करने में मेरी मदद की और उसने मुझे उसके साथ डेट पे आने को कहा। शुरुआत में मैं झिझक रही थी, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मेरे पास सोचने का पूरा समय है। मैं उसे मौका देने के बारे में सोच रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप अगर ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।